सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 2। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिस्कस किया था। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन पैक्ट के बाद आंदोलन का फर्स्ट फेज खत्म हो गया था। इसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल किस दिशा में आगे बढ़ता है, आज हम यही जानेंगे। आइए शुरू करते हैं मार्च 1931 में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन से। कराची सेशन। दोस्तों, गांधी इरविन या दिल्ली पैक्ट को इंडोर्स करने के लिए 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहां दिल्ली पैक्ट को इंडोर्स करने के अलावा फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर रेजोल्यूशन भी पास किया गया था। कांग्रेस डिक्लेयर करती है कि लोगों का शोषण खत्म करने के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ इकोनॉमिक फ्रीडम भी जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स पर रेजोल्यूशन बेसिक सिविल राइट्स की गारंटी देता है, जिसमें फ्री स्पीच, फ्री प्रेस, फ्री असेंबली और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन शामिल थे। इसके साथ ही इक्वालिटी बिफोर द लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्स, रिलीजियस मैटर्स में स्टेट की न्यूट्रलिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्शंस और फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन जैसे राइट्स भी इसका पार्ट थे। यहां माइनॉरिटीज और डिफरेंट लिंग्विस्टिक एरियाज के कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने की बात भी कही गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी रेजोल्यूशन को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में फंडामेंटल राइट्स के रूप में पार्ट 3 में अडॉप्ट करते हैं। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के तहत रेंट और रेवेन्यू में सब्सटैंशियल रिडक्शन प्रॉमिस किया गया था। इसके अलावा अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स होने पर रेंट से एग्जेम्पशन, एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस में रिलीफ और कंट्रोल ऑफ यूजुअरी की बात भी की गई थी। इसमें वर्कर्स के लिए लिविंग वेज के साथ बेटर कंडीशंस, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स और यूनियन फॉर्म करने का राइट भी शामिल था। ये प्रोग्राम की इंडस्ट्रीज, माइंस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर स्टेट ओनरशिप भी प्रॉमिस करता है। इस तरह से कराची रेजोल्यूशन कांग्रेस के बेसिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। आजादी के बाद भी कांग्रेस पॉलिसीज में इसका एसेंस देखा जा सकता है। कराची सेशन में गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया जा चुका था। अब बारी थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पार्टिसिपेशन की। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड गांधी जीज पार्टिसिपेशन। दोस्तों, 29 अगस्त 1931 को गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लंदन के लिए निकल जाते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित की जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को सोल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी यहां मौजूद थे। मुस्लिम्स का प्रतिनिधित्व आगा खां थर्ड, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल जैसे लीडर्स कर रहे थे। हिंदू ग्रुप्स को M.R. जयकर, B.S. मुंजी और दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा लिबरल पार्टी से G.N. बसु, तेज बहादुर सप्रू और चिमनलाल हरिलाल सीटलवाड़ जैसे लीडर्स पहुंचे हुए थे। डिप्रेस्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन B.R. अम्बेडकर और रत्नमलाई श्रीनिवासन कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए C.P. रामास्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ और M. रामचंद्र राव गए हुए थे। कहने का मतलब यह हुआ कि इंडियन पॉलिटी और सोसाइटी के लगभग हर सेक्शन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए थे। यहां मौजूद ज्यादातर डेलीगेट्स लॉयलिस्ट्स, कम्युनलिस्ट्स, करियरिस्ट्स थे या फिर बड़े जमींदार्स और प्रिंसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और इन्हें खुद गवर्नमेंट ने ही पिक किया हुआ था। गवर्नमेंट इनके जरिए यह दिखाना चाहती थी कि कांग्रेस सभी इंडियंस के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। कॉन्फ्रेंस में गांधी जी कहते हैं कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच इक्वालिटी के बेसिस पर पार्टनरशिप होनी चाहिए, और डिमांड रखते हैं कि सेंटर और प्रोविंसेस में तुरंत ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाए। इसके साथ ही अनटचेबल्स को हिंदू मानते हुए गांधी जी कहते हैं कि इन्हें माइनॉरिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के आइडिया को वो डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके अलावा गांधी जी ये भी कहते हैं कि मुस्लिम्स या किसी और माइनॉरिटी ग्रुप के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी डेलीगेट्स गांधी जी से सहमत नहीं होते। इस तरह अलग अलग डेलीगेट ग्रुप्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाता
और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर पर कोई डिसीजन नहीं होता। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की आजादी की डिमांड को मानने से इनकार कर देती है। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी हताश होकर वापस इंडिया आ जाते हैं और अगले ही दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम करने का डिसीजन लेती है। सिविल डिसोबीडियंस रिज्यूम्ड एंड गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स। दोस्तों, इस तरह सिविल डिसोबीडियंस का सेकेंड फेज शुरू होता है। फर्स्ट फेज के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट आंदोलन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स को लेकर कंफ्यूजन में दिखी थी, लेकिन सेकेंड फेज में ऐसा नहीं होता। लॉर्ड इरविन की जगह लॉर्ड विलिंगडन वाइसरॉय बन चुके थे और वो गांधी जी और उनके आंदोलन को किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं थे। इसलिए 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही ऑर्डिनेंस के जरिए अथॉरिटीज को अनलिमिटेड पावर दे दी जाती हैं। सभी सिविल लिबर्टीज को खत्म कर दिया जाता है। अथॉरिटीज अपनी मर्जी से लोगों और उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती थी। इस तरह एक हफ्ते के अंदर ही सभी लीडिंग कांग्रेसमैन को जेल में डाल दिया जाता है। गवर्नमेंट के इस एक्शन के अगेंस्ट इंडिया के लोग गुस्से से रिएक्ट करते हैं। कांग्रेस ने भले ही बिना किसी प्रेपरेशन के आंदोलन शुरू किया था, लेकिन इसे मैसिव पॉपुलर रिस्पांस मिलता है। पहले 4 महीने में ही करीब 80,000 सत्याग्रहीज को जेल होती है। लाखों लोग लिकर और फॉरेन क्लोथ्स बेचने वाली शॉप्स की पिकेटिंग करते हैं। इलीगल गैदरिंग्स, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस जैसे मेथड्स के साथ ऑर्डिनेंस का डिफायंस किया जाने लगता है। नॉन वायलेंट आंदोलन को गवर्नमेंट पूरी शक्ति से दबाना शुरू कर देती है। कांग्रेस और उसकी एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। साथ ही उनके ऑफिसेज और फंड्स सीज कर लिए जाते हैं। सभी गांधी आश्रम्स पर पुलिस अपना कब्जा कर लेती है। पीसफुल पिकेटर्स, सत्याग्रहीज और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जाता है, मारा जाता है और कठोर दंड और फाइन्स लगा दिए जाते हैं। जेल में प्रिजनर्स को बहुत ही क्रूरता के साथ ट्रीट किया जाता है। सजा के तौर पर कोड़े बरसाना रोज की बात हो जाती है। रूरल इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में चल रहे नो टैक्स कैंपेन के अगेंस्ट भी कठोर कदम लिए जाते हैं। लोगों की जमीन, घर, मवेशी, खेती के साधन और बाकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। पुलिस लोगों का अलग अलग तरीके से शोषण करने लगती है। लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं फाइट बैक करने की, लेकिन गांधी जी और बाकी लीडर्स को मौका ही नहीं मिलता आंदोलन के टेम्पो को बिल्ड करने का। इसलिए ज्यादा लंबे समय तक आंदोलन सस्टेन नहीं कर पाता। कुछ ही महीनों के अंदर गवर्नमेंट इफेक्टिवली आंदोलन को क्रश कर देती है। हालांकि थोड़ी बहुत जान आंदोलन में अभी भी बची हुई थी और अर्ली अप्रैल 1934 तक ये चलता रहता है और फिर फाइनली गांधी जी आंदोलन को विड्रॉ करने का डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, इस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकेंड फेज भी एंड हो जाता है। इस आंदोलन के दौरान ही एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसकी चर्चा करना जरूरी है। कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई थी, जिसका गांधी जी ने विरोध भी किया था। लेकिन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते हुए अगस्त 1932 में ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड सभी माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा कर देते हैं। इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। इसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी माना गया था। उस समय गांधी जी पूना की येरवड़ा जेल में थे। ब्रिटिशर्स द्वारा हिंदूज को डिवाइड करने की इस कोशिश का वो पूरा विरोध करते हैं। इसके लिए गांधी जी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन यानी कि फास्ट अनटू डेथ शुरू कर देते हैं। उनके अनुसार अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को एक सेपरेट कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाने लगा तो अनटचेबिलिटी को खत्म करने का सवाल ही नहीं रहेगा और इस दिशा में किए जा रहे हिंदू सोशल रिफॉर्म बेकार हो जाएंगे। साथ ही हिंदूज भी हमेशा के लिए डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी जनरल इलेक्टोरेट के द्वारा ही चुने जाएं। ऐसी सिचुएशन में डिफरेंट पॉलिटिकल परसुएशन के लीडर्स एक साथ आते हैं, जिनमें मदन मोहन मालवीय, एमसी राजा और बीआर अंबेडकर शामिल थे। ये लोग आखिर में एक समझौते पर राजी हो जाते हैं, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट के अनुसार
डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया छोड़ दिया जाता है और इसकी जगह प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स की संख्या को 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया जाता है। साथ ही सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी टोटल सीट्स का 18% उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। इस तरह से पूना पैक्ट के बाद गांधी जी अपना फास्ट तोड़ते हैं। साथ ही जेल से बाहर आने पर सभी काम छोड़कर लगभग 2 साल तक वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कैंपेन में ही एक्टिव रहते हैं। इस दौरान 7 नवंबर 1933 से लेकर 29 जुलाई 1934 तक यानी कि करीब 9 महीने का इंटेंसिव हरिजन टूर भी कंडक्ट करते हैं। हरिजन नाम गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस को दिया था। इस टूर के दौरान गांधी जी करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। रिसेंटली फाउंडेड हरिजन सेवक संघ के लिए फंड्स कलेक्ट करते हैं। सभी फॉर्म्स में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को खत्म करने की अपील करते हैं और सोशल वर्कर्स से कहते हैं कि गांव-गांव जाकर हरिजन्स के सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। दोस्तों, इस तरह गांधी जी अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके हिंदूज को डिवाइड होने से बचा लेते हैं। आइए अब वापस नेशनल मूवमेंट की तरफ चला जाए। डिबेट्स आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोस्तों, बड़े आंदोलन के खत्म होने के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा होता है कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। इसे लेकर कांग्रेस में 3 पर्सपेक्टिव्स सामने आते हैं। पहला था कि गांधीयन लाइंस पर कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाए। दूसरा पर्सपेक्टिव था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल को रिवाइव किया जाए और 1934 में होने वाले सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाए। इसका सपोर्ट M.A. अंसारी, आसफ अली, भूलाभाई देसाई, S. सत्यमूर्ति और B.C. रॉय जैसे लीडर्स कर रहे थे। इनके अलावा जो तीसरा पर्सपेक्टिव सामने आ रहा था वो कांग्रेस में उभरते स्ट्रांग लेफ्टिस्ट ट्रेंड का था। इसे जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क और काउंसिल एंट्री दोनों को ही क्रिटिसाइज करते हैं। इसकी जगह ये जन आंदोलन को ही कंटिन्यू रखने के पक्ष में थे। फाइनली काउंसिल एंट्री के फेवर में फैसला लिया जाता है। मई 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पटना में मिलती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड सेटअप किया जाता है। कांग्रेस के बैनर में ही इलेक्शंस फाइट करने का डिसीजन हो जाता है। इसी बीच गांधी जी को यह भरोसा हो जाता है कि कांग्रेस के पावरफुल ट्रेंड्स के साथ उनके अपने विचार नहीं मिलते। लार्ज सेक्शन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को फेवर कर रहा था। गांधी जी इसके पूरी तरह खिलाफ थे। साथ ही सोशलिस्ट ग्रुप से भी उनके फंडामेंटल डिफरेंसेस थे। इसलिए अक्टूबर 1934 में गांधी जी कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। नवंबर 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। इसमें टोटल 75 इलेक्टेड सीट्स में से 45 पर कांग्रेस की जीत होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन होना अभी बाकी था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इलेक्शंस ऑफ 1937। दोस्तों, 1932 के आंदोलन के दौरान ही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। इसमें भी कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती। यहां पर हुए डिस्कशंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट 1935 का एक्ट पास करती है। इस एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई थी और इसके लिए ही अर्ली 1937 में इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। इलेक्शंस को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस में डिबेट शुरू हो जाती है। सभी लीडर्स अग्री करते थे कि 1935 के एक्ट का विरोध करना है, लेकिन यह विरोध किस तरह से किया जाए, इसको लेकर सबकी अलग अलग राय थी। फाइनली 1937 के फैजपुर सेशन में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने पर सहमति बन जाती है और ऑफिस एक्सेप्टेंस का फैसला पोस्ट इलेक्शन पीरियड पर छोड़ दिया जाता है। फरवरी 1937 में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करती है। 1161 कंटेस्टेड सीट्स में से 716 सीट्स पर इनकी जीत होती है। कुछ महीनों के टसल के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफिस एक्सेप्ट करने का फैसला लेती है और टोटल 11 में से 8 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, ओडिशा, बिहार, यूपी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम शामिल था। आइए जानते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद
कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल। दोस्तों, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू करती है। हालांकि इनकी पावर्स लिमिटेड थी, फिर भी ये कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सिविल लिबर्टीज को रिवाइव करते हुए सभी इमरजेंसी पावर्स को रिपील कर दिया जाता है। इलीगल डिक्लेयर की गई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और जर्नल्स पर से बैन हटा दिया जाता है। प्रेस पर से सभी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए जाते हैं। हजारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिलीज का ऑर्डर इशू किया जाता है। इसके साथ ही पेजेंट्स और वर्कर्स को इकोनॉमिक रिलीफ देने की कोशिश भी की जाती है। हालांकि इस एरिया में इन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती, क्योंकि एक तो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग इनके पास लिमिटेड पावर्स ही थी, और दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी बहुत कमी थी। इसके अलावा टाइम भी एक कंस्ट्रेंट बन जाता है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का रूल सिर्फ 28 मंथ्स तक ही रहता है, और यह समय बड़े एग्रेरियन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए काफी नहीं था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और ब्रिटेन बिना इंडियंस की परमिशन के इंडिया को वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेंट बना देता है। इसी के विरोध में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अक्टूबर 1939 में रिजाइन कर देती हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करने से कांग्रेस लीडर्स को पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम करने का वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है। यही एक्सपीरियंस आजादी के बाद इंडियन डेमोक्रेसी को सस्टेन करने में काफी हेल्प करता है। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नेशनल मूवमेंट डिसाइसिव फेज में पहुंच जाता है।